Hello everyone, today we are starting our first chapter of class 9 that is motion। तो मोशन के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड में स्ट्रक करती है उसे हम कहते हैं कि मूवमेंट से रिलेटेड कुछ होगा, कि किसी बॉडी का मूवमेंट। जैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो वो मूव कर रही हैं, या फिर अ पर्सन इज मूविंग इन द कार। तो इसको हम डिफाइन कैसे करें, प्रॉपरली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो मोशन कैन बी डिफाइंड एज दी चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। अगर टाइम के साथ किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो मोशन को हम डिफाइन करें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। या फिर हम कह सकते हैं इसको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस पॉइंट से, जिसको हम कहते हैं ओरिजिन, अगर उसके रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो बॉडी भी कहलाएगी मोशन में। सपोज दैट कि ये एक पॉइंट है, सपोज दिस इज अ पॉइंट। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के पास मैं खड़ा हूं, अब यहां से मैं अपनी पोजीशन चेंज करूं तो इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो मैं क्या कहलाऊंगा कि मैं मोशन में कहलाऊंगा इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट दैट इज आल्सो कॉल्ड मोशन। अब बात करते हैं, जैसे अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम और विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट जो है टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो वो कहलाएगा रेस्ट पर। तो आपके पास दो चीजें आ गई कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मोशन है, अब जो सवाल पैदा होता है वो होता है कि जो मोशन है, इज मोशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट। सवाल यह है कि मोशन हमारा रिलेटिव है या फिर एब्सोल्यूट है। मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट को अगर दो पर्सन उसे देख रहे हैं, तो अगर दोनों के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है या फिर एक के रेस्पेक्ट में अगर मोशन में आएगा या दूसरे के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में होगा, तो अगर वो पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है, या ऑब्जेक्ट का मोशन अगर पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है तो वो चीज कहलाएगी कि रिलेटिव है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि दोनों के लिए, अगर वो रेस्ट में है तो दोनों के लिए ही रेस्ट में है, अगर मोशन में है तो दोनों के लिए ही मोशन में है, तो ये चीज कहलाएगी एब्सोल्यूट, यानी कि फिक्स है, वो फिक्स है। लेकिन तो मोशन के साथ सोचिए जरा, मोशन के साथ क्या होता है, क्या वो रिलेटिव है या फिर एब्सोल्यूट है? तो हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर कोई पर्सन एक बस में ट्रेवल कर रहा है या कार में ट्रेवल कर रहा है, तो और एक पर्सन बाहर खड़ा है, साथ में जो है कुछ पेड़ आपने देखे, साइड से जो रोड साइड पेड़ होते हैं, तो वो आप देखते हैं। जब आप कार में मूव कर रहे हैं तो आपके रेस्पेक्ट में क्या होगा कि वो मोशन में है, जो पेड़ हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो जो ट्री है वो सब मोशन में है। वहीं जो बाहर जो पर्सन है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें कि वो जो ट्री है वो रेस्ट में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेड़ है उसकी जो पोजीशन है वो दोनों के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। बाहर वाला पर्सन कहेगा कि ये तो रेस्ट में है, लेकिन जो कार में ट्रेवल कर रहा है या बस में ट्रेवल कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में वो क्या है, वो मोशन में हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मोशन इज रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव, यानी कि पर्सन टू पर्सन इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी। यानी कि एक पर्सन के रेस्पेक्ट में कोई चीज रेस्ट में हो सकती है और वही चीज दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है। तो ये चीज कहलाती है आपकी रिलेटिव क्वांटिटी। तो मोशन हमारा रिलेटिव क्वांटिटी है। तो इस चैप्टर के मोशन के अंदर जो हमें पढ़ना है वो है स्पीड,
पहला टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, फिर स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। तो ये सारी की सारी जो कहलाती हैं, ये सारी की सारी क्वांटिटीज कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर किया जा सके। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं दोज कैन बी मेजर्ड। Those can be measured are called physical quantities। यहां हम दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वो होगा, एक होगा हमारा, पहला होगा स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरी जो होगी हमारी वो होगी वेक्टर क्वांटिटीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बात करें तो दे हैव मैग्नीट्यूड ओनली। दे हैव मैग्नीट्यूड ओनली। वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करें तो दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये वाली बात समझ में आई। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसके पास होगा वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी, और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो सारी क्वांटिटीज हमारी कहलाएंगी स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा, इसको समझे हम कि ये मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। जैसे हम कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट हैव मास 10 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 किलोग्राम। तो ये जो 10 है इसके पास एक वैल्यू है। ये जो नंबर जो कहलाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास, जो नंबर है वो चीज उसका कहलाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कोई अलग से कोई चीज नहीं है, ये जो नंबर जो होगा ये चीज जो कहलाएगी वो कहलाएगी इसका मैग्नीट्यूड। या फिर हम कहें अ कार इज मूविंग विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो नंबर है 15, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड होगा तो वो कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। अदरवाइज अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके पास डायरेक्शन भी हो तो देन दिस टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे हम बात करें, एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अ कार इज मूविंग विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ या टुवर्ड साउथ। तो हर बार क्या हमने एक डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया कि ये नॉर्थ की तरफ जा रही है या फिर साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अब जब भी उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना, कि वो पहले नॉर्थ में जा रही थी अब साउथ में जाने लगी, तो ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका, तो वो क्वांटिटी चेंज हो रही है, फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। तो दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हम कह सकते हैं। और उस कंडीशन में हम जो स्पीड होती है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। वो 15 मीटर पर सेकेंड, और उसके साथ डायरेक्शन लगा देंगे टुवर्ड नॉर्थ, और कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं कि स्पेसिफाई कर दिया कि अपने घर से निकल के कि फला मार्केट तक जा रहे हैं हम, तो एक स्पेसिफाई कर दिया डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये इसका शुरुआत है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे किन किन फिजिकल क्वांटिटीज की इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन है इसकी डिस्टेंस की सिंपल डेफिनेशन है टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। एक पॉइंट से, सपोज दैट दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी। ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इट कैन टेक मेनी डायरेक्शन, वो कहीं से भी जा सकता है। ठीक है, आइदर तो वो सीधा जाएगा, एक मिनिमम पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा, या फिर वो कोई लॉन्गेस्ट रूट ले सकता है, ये भी रूट ले सकता है वो, या फिर वो कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रूट लेके आ जाएगा ए से बी तक। तो इस कंडीशन में
उस ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया है। देखो अगर यहां से ए से बी तक बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, मिनिमम पाथ कवर करते हुए आ रहा है, तो वो कम डिस्टेंस कवर करी उसने। अगर वो इस पाथ को फॉलो करते हुए आ रहा है तो इससे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करी। लेकिन अगर वो इस पाथ को फॉलो करते हुए आएगा तो और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो हर बारी कि यहां पर क्या है कि जितना पाथ उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया वो चीज आपकी कहलाती है डिस्टेंस। तो इसलिए हम कहते हैं टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब एक बात बताइए, यहां पर ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? एक चीज यहां पर सोचने की है, इज दिस अ स्केलर क्वांटिटी, इज दिस अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? तो सिंपल सी बात है कि यहां पर कोई डायरेक्शन तो स्पेसिफाई हो नहीं रहा, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट? यूनिट होगी इसकी मीटर। इट्स यूनिट इज मीटर। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। जो आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ही बात करेंगे और इसके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। और एक प्रॉब्लम जो है जो पिछली बार बिल्कुल एनसीईआरटी से बिल्कुल उठा के दे दी गई थी, एक एंट्रेंस में आई थी, एएमयू के 11th एंट्रेंस में आई थी, ठीक है, इस बार ही आई थी वो। और एनसीईआरटी का जो पहला सवाल है वो वही पूछ लिया था सीधे सीधे। तो कॉम्पिटिटिव में, कंपटीशन में या कोई बहुत ज़्यादा जो है अंदर की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, कभी कभी बिल्कुल बेसिक पूछ लिया जाता है। तो आपको जो है सबसे पहला काम जो करना है वो बिल्कुल बेसिक तैयार करना है अपना, और बेसिक तैयार हो जाएगा तो आप इजीली जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी कि पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। है तो ये डिस्टेंस ही, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, या टू पोजीशन या टू पॉइंट कह देंगे। तो ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो ये होगा। ऐसे करके जाओगे तो भी लॉन्गेस्ट पाथ हो गया ये। तो ए से बी तक जाने में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगी बॉडी, वो चीज आपकी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। दैट थिंग इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब यहां पर आप बताइए ये स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा? तो जाहिर सी बात है कि हम यहां पर एक स्पेसिफाई कर रहे हैं डायरेक्शन उसका कि वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जा रही है और मिनिमम पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी। और जब मिनिमम पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया, तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहां पर जो है हमारा डायरेक्शन भी स्पेसिफाई हो गया। यहां पर हमारा डायरेक्शन भी स्पेसिफाई हो गया। हालांकि है ये डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट इसकी होगी मीटर। इट्स यूनिट इज मीटर। ये वाली बात समझ में आ गई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात क्लियर हो गई। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, विच क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी एंड विच इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कैसे पहचाने कि ये स्केलर है और कैसे पहचाने ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाली बात क्लियर है। अब इस पे जो है बेस हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये सवाल हो गया आपका कि वो अपने घर से निकला 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, तो हमने पहले ये डायरेक्शन बना लें। दिस इज योर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सपोज दैट ये उसके जो घर है वहां का पॉइंट है। ठीक, अब यहां से वो 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर मूव किया ईस्ट की तरफ, एंड देन ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 5 किलोमीटर। अब यहां से देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ चला गया और 5 किलोमीटर चला। Now you have to find the distance and the displacement covered by the object या by the person। तो डिस्टेंस की बात करें तो 3 किलोमीटर एक बार चला, फिर 5 किलोमीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस तो सिंपल निकाल लेंगे इसका। डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पर्सन। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने बात की थी डेफिनेशन में कि मिनिमम पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, या हम कहेंगे कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में
भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में ले रहा है ना वो, ठीक है। तो वो हम पता करेंगे कि कौन सा पॉइंट इनिशियल है और कौन सा पॉइंट फाइनल है, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो चीज हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो यहां देखें इस सवाल में अगर हम देखें तो पहला पॉइंट देखिए यहां पर, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट जहां वो रुक गया जाके। तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो ये रहा, मार्क कर लेते हैं, दिस इज योर ओ, ए एंड बी। तो अब जो ओ बी जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आप इसको सिंपली राइट ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ये राइट ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओ इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 25। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट बाय द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ हमने नहीं किया, डिस्टेंस तो सिंपल था। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या किया कि हमने इनिशियल पॉइंट का पता कर लिया और फाइनल पॉइंट का पता कर लिया। एक बार हमको जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में पता चल गया तो सिंपली हम उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको निकाल सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी पे। अब मैं 2 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और वो दोनों एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। पहला जो सवाल है वो क्या है कि एक फार्मर, एक स्क्वायर फील्ड है और जिसकी जो डायमेंशन है ये 10 मीटर की साइड है, एक साइड जो है वो 10 मीटर की है। तो स्क्वायर फील्ड है तो चारों साइड कितनी होगी, 10-10 मीटर की हो गई, ठीक। अब इसको कवर करने में, इस स्क्वायर फील्ड को कवर करने में उस फार्मर को लगते हैं 40 सेकंड। ए पॉइंट से स्टार्ट करके वापस ए पॉइंट पे आने में उसे 40 सेकंड लगते हैं, उसे 40 सेकंड लगते हैं। तो आपको इस सवाल में निकालने का है, हमको निकालना है वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकंड। तो गिवन क्या है इसमें, गिवन ये है सवाल में कि फार्मर टेक्स 40 seconds to cover the square field। उसको 40 सेकंड लग रहे हैं इसको कवर करने में, यानी 40 सेकंड लग रहे हैं कितने को कवर करने में लग रहे हैं, 40 मीटर को कवर करने में, 40 मीटर, यानी 40 सेकंड में वो कितना कवर कर रहा है, 40 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगा, 1 मीटर। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक। वी हैव टू फाइंड दी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद हमें ये पता करना है कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 140 सेकंड। ये क्लियर है। 140 सेकंड के बाद का निकालना है। तो 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है तो डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, यानी कि 140 सेकंड में कितना कवर करेगा, 140 मीटर। भाई 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है तो 140 सेकंड में कितना कवर करेगा, 140 मीटर। ये तो आपका डिस्टेंस हो गया। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ये वाली बात क्लियर है डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस कैसे निकाला। नाउ वी हैव टू फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वही चीज है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद जहां से स्टार्ट किया था उसकी फाइनल पॉइंट क्या होगा, क्योंकि हमें तो यहां तो बात करते हैं वो मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं। तो सपोज दैट द फार्मर स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, द फार्मर स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए। अब 140 सेकंड के बाद वो होगा कहां, 40 सेकंड के बाद एक राउंड लगाया, यहां पर आ गया वापस ए पर, ठीक है। अगले 40 सेकंड में जो है एक और राउंड लगाया, कवर करिया, तो टोटल हो गए 80 सेकंड। 80 सेकंड में 2 राउंड कवर कर लिए, ठीक है। वापस इनिशियल पॉइंट पे आ गया। उसके बाद देखें, उसके बाद हम बात करेंगे कि तीसरे वाले राउंड में अब कितना कवर हो गया, 120 सेकंड। भाई 40 सेकंड पहले में, दूसरे में 40, 80 और फिर तीसरे में 40 हो गए 120। अब बचा कितना, 20 सेकंड, क्योंकि टोटल हमारे पास टाइम कितना है, 140 सेकंड। तो 120 सेकंड के बाद अब 10 मीटर 10 सेकंड में, अगला 10 मीटर 10 सेकंड में। तो यहां पर फाइनली 3.5 राउंड लेगा वो, और इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा सी।
पहले हमें ये पता लगाना था कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा और फाइनल पॉइंट क्या होगा। इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो तुम्हारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये मिनिमम बात हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या होगा, AC आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, राइट ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, स्क्वायर है ये, ठीक है। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, यहां तक कोई डाउट है? सिंपल हमने प्रॉपर्टी लगाई इसकी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। AC इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, अंडर रूट tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 200, ठीक है, इज इक्वल टू tan रूट 2 AC। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने पहले इनिशियल पॉइंट की बात की और उसके बाद बात की फाइनल पॉइंट क्या होगा हमारा। जब हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना। चलो इसी चीज को जरा हम और देखते हैं। अब देखेंगे हम जरा सर्कुलर ट्रैक के लिए। सर्कुलर ट्रैक के लिए जैसा कि तुम्हारी NCERT की जो एक्सरसाइज है उसकी पहली प्रॉब्लम है ये। सवाल क्या कहता है कि एक एथलीट है, सवाल आप NCERT से एक बार देख लीजिएगा। एक एथलीट है, ही इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक हुज डायमीटर इज 200 मीटर। एक एथलीट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है और जिसका डायमीटर है, सपोज दैट ये AB तुम्हारा डायमीटर हो गया, जिसका डायमीटर है वो है 200 मीटर, ठीक है। और इस सर्कुलर ट्रैक को कवर करने में सेम पिछले वाले सवाल की तरह है, लेकिन बस यहां पर स्क्वायर की जगह सर्कुलर है। और उसमें क्या डिफरेंस आएगा वो हम देखते हैं। 40 सेकंड में कवर कर रहा है यहां भी, तो द एथलीट 40 सेकंड में कवर कर रहा है इसको, ठीक। अब निकालना क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। सेम चीज है, 2 मिनट 20 सेकेंड को हम कवर कर लें, कन्वर्ट कर लें 140 सेकेंड हो जाएगा। ये कहने का मतलब है 140 सेकेंड के बाद उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सपोज दैट ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, तो अब जो वो ट्रेवल करेगा वो सरकमफ्रेंस के अराउंड ट्रेवल करेगा ना, उसके जो मूव करेगा वो सरकमफ्रेंस के अराउंड मूव करेगा ना। और सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, आप सबने 8th क्लास में पढ़ा होगा। सरकमफ्रेंस क्या होती है, सरकमफ्रेंस इस सर्कुलर ट्रैक की क्या हो जाएगी, टू पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस, वेयर आर इज दी रेडियस। तो पाई की वैल्यू तुम्हें पता है 3.14 होती है और 22/7 लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस पता चल गया। अब इसको जो है सॉल्व करना तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें इसका आइडिया दे दे रहा हूं, लगभग सॉल्व भी हो जाएगा वो। तो सरकमफ्रेंस हमें पता चल गया, यानी कि एक कंप्लीट राउंड को कवर करने में सर्कुलर ट्रैक का वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई आर के बराबर। कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 पाई आर के बराबर। तो यहां पर तुम्हारा जो है एक राउंड में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू 2 × 3.14 इंटू रेडियस कितना हो गया, 100 मीटर। नाउ दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, ठीक। अच्छा, अब 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो होगा कहां और कितने राउंड लगा लेगा। जैसे वहां पर 3.5 राउंड थे, अब यहां पर देखते हैं तो 40 सेकंड के बाद वापस ए पर आ जाएगा, फिर अगले 40 सेकंड के बाद फिर से ए पर आ जाएगा, हो गए टोटल 80 सेकंड। और राउंड कितने हो गए, 2 राउंड हो गए। उसके बाद अगले 40 सेकंड के बाद 3 राउंड हो जाएंगे और आएगा कहां पर, ए पर वापस आ जाएगा। टोटल हो गए 120 सेकंड। अब बचा कितना, अब बचा हमारा 20 सेकंड। तो अगले 20 सेकंड के बाद भाई पूरे ट्रैक का कवर करने में 40 सेकंड लग रहे हैं, तो आधे को कवर करने में तुम्हारा कितना लगेगा, 20 सेकंड। तो अब ए से यहां पर जो फाइनल पॉइंट जो होगा वो होगा बी पर। तो कितने राउंड, टोटल राउंड कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या कवर्ड बाय द एथलीट
कितने हो गए 3.5 राउंड, 3.5 राउंड हो गए ना इसमें। पहले 40 सेकंड में एक राउंड, दूसरे 40 सेकंड में दूसरा राउंड, तीसरे 40 सेकंड में तीसरा राउंड, तो टोटल हो गए 120 सेकंड, और अगला बचा 20 सेकंड में आधा राउंड, तो कितने हो गए 3.5 राउंड। तो एक राउंड में वो लगा रहा है इतना, या 2 पाई आर के बराबर। भाई एक राउंड में वो कवर कर रहा है 2 पाई आर, तो 3.5 राउंड में डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। सॉल्वेंस जो है ये तुम्हारा निकल आया 3.5 राउंड में। अब आपको सिंपल क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पर, ए से इनिशियल पॉइंट क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आसान है, हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पता करना होता है बस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी। 3.5 राउंड के बाद वो कहां पर आकर रुक गया था, बी पर। तो ए और बी क्लियर है ये वाली बात, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पर डायमीटर है। तो सिंपल है, डायमीटर कितना हो गया, यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वो हो गया 200 मीटर। तो ये सिंपल सवाल हो गया इसका, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करेंगे।